नमस्कार, मैं मनोज कंपटीशन विंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आर्थिक सर्वेक्षण की इस सीरीज का आज का हमारा अगला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम कृषि एवं संबद्ध सेवाएं पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के बारे में बेसिक पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कृषि विपणन के बारे में उसी के अंतर्गत, और हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी। ठीक है, ये कृषि एवं संबद्ध सेवाएं ये हमारी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है चैप्टर। इसका पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं, दूसरा भाग आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे जल संसाधन को, मत्स्य पालन को, ठीक है, पशुपालन को, और कुछ और फैक्चुअल डेटा पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि वन हो गया, ठीक है, और इसके अलावा सिंचाई के कुछ डेटा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन में मुख्यतः हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जल की उपलब्धता के बारे में। ठीक है, कि कितना हमारे यहाँ जल की मात्रा किस किस रूप में है, ठीक है, और उसका कितना मात्रा हम लोग सिंचाई में उपयोग कर रहे हैं, वही सब डेटा इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में सतही जल की मात्रा कितनी है। सतही जल अर्थात वो तालाब के रूप में हो सकता है, नदियों के रूप में हो सकता है, उसकी मात्रा कितनी, तो ये है 48,296 मीट्रिक घन मीटर। ठीक है, 48,296। ठीक है, क्या है ये, सतही जल की मात्रा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग सतही जल की मात्रा में कितना जल हम लोग उपयोग कर लिए हैं, तो वो किए हम लोग 41,720 मीट्रिक घन मीटर। ठीक है, 48,296 मीट्रिक घन मीटर हमारे यहाँ सतह में जल है, और उसमें से हमने 41,720 मीट्रिक घन मीटर जल का उपयोग कर लिया है। ठीक है, ये सभी जो है जल संसाधन और कृषि, ये इतने महत्वपूर्ण है कि आप इसको मेंस में, एसे में इसके डेटा को पुट कर सकते हो कहीं भी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक आता है एसे में, ठीक है, एसे में आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, और यहाँ पे एसे जो है, एक एसे हमेशा एग्रीकल्चर पे बनता ही है। 70 to 80% संभावना एग्रीकल्चर से एसे आने की रहती है। वहां पे कृषि में संबद्ध सेवाओं का डेटा जो मैंने पिछले क्लास में बताया कि 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, 40.10 लाख कृषक परिवार है, 82% जो जनसंख्या है वो लघु एवं सीमांत कृषकों की है। उस प्रकार के डेटा आप लोग एसे में बिल्कुल कोट कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर जल संसाधन से संबंधित या छत्तीसगढ़ में जल की उपलब्धता से संबंधित हो, या फिर सिंचाई से संबंधित हो, या फिर जल प्रबंधन हो, ठीक है, या फिर जल की समस्या हो, किसी भी प्रकार का अगर ऐसे पूछा जाता है जल से संबंधित, वाटर से संबंधित, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज से संबंधित, तो ये यहाँ पे ये डेटा कोड कर सकते हो। सबसे पहले हमें याद रखना है सतही जल की मात्रा 48,296 मीट्रिक घन मीटर है। उसके बाद हमें याद रखना है कितना जल उसमें से हमने उपयोग कर लिया है, तो 41,720 घन मीटर हमने उपयोग, मीट्रिक घन मीटर उपयोग कर लिया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा अर्थात भूमि के भीतर में, ठीक है, कितनी जल उपलब्ध है हमारे यहाँ, तो वो है 11,630 मीट्रिक घन मीटर। 11,630 मीट्रिक घन मीटर। इसमें से जो भूमि के अंदर जो है भूगर्भीय जल है, उसका हमने कितना उपयोग कर लिया है, तो उसका हमने उपयोग किया है 44%। कितना उपयोग किया है, 44% हमने भूगर्भीय जल का उपयोग कर लिया है। विकासखंड टोटल हमारे यहाँ 146 है। ठीक है, अब 146 विकासखंड में कितने विकासखंड ऐसे हैं जहां पर जल की समस्या उत्पन्न है अभी, ठीक है, तो उसको हम लोग 3 कैटेगरी में करके देखने वाले हैं। एक तो हम लोग देखेंगे सुरक्षित श्रेणी, जहां पे जल की समस्या नहीं है, ऐसे विकासखंड। ऐसे विकासखंड जहां पे जल की समस्या है, ठीक है, पर उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, और ऐसे विकासखंड जहां पे जल की समस्या बहुत गंभीर रूप से वहां पे जल का संकट है, ऐसे विकासखंड हम लोग देखने वाले। तो टोटल 146 विकासखंड है, जिसमें से 122 विकासखंड जो है हमारे यहाँ जहाँ पे जल उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पीने के लिए, ठीक है, नहाने के लिए, पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। वो कितने हैं, 122 विकासखंड। कितने विकासखंड ऐसे हैं जो आंशिक रूप से संकटपूर्ण श्रेणी में, आंशिक रूप से संकटपूर्ण, अगर वहां पे वर्तमान में जल प्रबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में जल की विकट समस्या, विकराल समस्या देखने को मिल सकती है लोगों को वहां पे। ठीक है, तो ऐसे विकासखंड कितने हैं, तो ऐसे विकासखंड है 22, याद रखना 22। ठीक है, और ऐसे विकासखंड कितने हैं जहां पे संकटपूर्ण से हम लोग इतनी बुरी स्थिति में आ गए हैं कि वहां पे जल की उपलब्धता बहुत कम हो गई है लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसे 2 विकासखंड है जहां पे जल की उपलब्धता संकटपूर्ण श्रेणी में रखा गया। इसको याद रखना बहुत सरल है। 146 है तो इसमें देखना 22 का ही डेटा आ रहा है, 122, 22 और 02। ठीक है,
तो याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, तो आसानी से याद हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सृजित सिंचाई क्षमता। यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सृजित सिंचाई क्षमता में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वर्तमान में कितनी सिंचाई क्षमता है और राज्य गठन के समय कितनी सिंचाई क्षमता थी, राज्य गठन के समय से लेकर अब तक कितनी सिंचाई क्षमता हमने वृद्धि कर ली है, कितना अचीव कर लिया है, कितना ज्यादा हमने उसमें इंप्रूवमेंट करा है, वो देखेंगे। फिर इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सिंचाई के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, उसमें वृहद कितनी है, लघु कितनी है, मध्यम कितनी है, कितने एनीकट बनाए जाने, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राज्य गठन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता कितनी थी, 13.28 लाख हेक्टेयर। ठीक है, जो हमारी कुल भूमि है उसमें से 13.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर हमने हमारी सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। आप सभी को पता होगा 1,37,898। ठीक है, इतनी हेक्टेयर भूमि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। ठीक है, कहीं कहीं पे 1,35 1,92 भी मिलता है, कहीं कहीं पे 1,27,898 भी मिलता है 2011 की जनगणना के हिसाब से। इतनी हेक्टेयर भूमि जिसमें से 13.20 लाख 13.28 लाख है, एक्चुअल में ये 13.28 लाख है। ठीक है, इसमें से इतना जो हमने हमारी जो है राज्य गठन के समय सिंचाई की क्षमता थी हमारे यहाँ। ठीक है, और वर्तमान में कितनी हो गई है, 41.47 लाख हेक्टेयर हमारे यहाँ सिंचाई क्षमता सृजित कर चुके हैं हम लोग। 13 लाख हेक्टेयर से हम लोग 21 लाख हेक्टेयर अचीव कर लिए हैं, उसमें वृद्धि कितना हुआ है तो 8.19 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये पूछा जाता है पेपर में, ध्यान में रखना। राज्य गठन के समय 13.28 लाख है, 2 शून्य नहीं है, इसको सुधार लेना। 13.2 लाख हेक्टेयर भूमि हमारे यहाँ राज्य गठन के समय सृजित सिंचाई क्षमता थी, जो अभी कितनी हो गई है 21.47 लाख हेक्टेयर। कितनी वृद्धि हुई है तो 8.19 लाख हेक्टेयर। ठीक है, वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई क्षमता का प्रतिशत कितना है, तो पहले भी बता चुका है इसको, 38.75% है। ठीक है, इसमें देखते हैं आप परियोजनाएं देखते हैं, निर्मित परियोजनाएं और निर्माणाधीन परियोजनाएं। ये व्यापम में एक बार आ चुका है कि कितनी योजनाएं निर्माणाधीन है वर्तमान में। ठीक है, तो निर्मित परियोजनाएं सबसे पहले देखते हैं। हमारे यहाँ सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसको 3 कैटेगरी मुख्यतः बांटा जाता है, वृहद परियोजना, मध्यम परियोजना और लघु परियोजना, इसकी क्षमता के हिसाब से। ठीक है, तो वृहद परियोजनाएं हमारे यहाँ जो निर्मित हो चुकी है वो 8 है, 38 हमारे यहाँ मध्यम परियोजना है, 2470 लघु परियोजना है, नलकूप है 30 और 806 है एनीकट। ठीक है, अगर यही निर्माणाधीन पूछेगा तो 4 हमारे यहाँ वृहद परियोजनाएं हैं, लघु में मध्यम में एक भी परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन में नहीं है, 340 जो है लघु परियोजनाएं हैं और एक जो है हमारे यहाँ नलकूप है संचालित निर्माणाधीन में, और 199 जो है एनीकट निर्माणाधीन में अभी शामिल है। ठीक है, तो ये आप निर्माणाधीन और निर्मित परियोजना इसको अलग अलग करके याद कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है बिल्कुल। ठीक है, फिर वृहद निर्माणाधीन परियोजनाएं। ठीक है, तो वर्तमान में 2 निर्माणाधीन परियोजनाएं आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई हैं। ठीक है, वर्तमान में 2 निर्माणाधीन परियोजनाएं दी गई है। एक है अरपा भैंसा झार परियोजना, ठीक है, जिसकी क्षमता है 25,000 हेक्टेयर। ठीक है, और राजीव समोदा निस्दा व्यपवर्तन। ठीक है, निस्दा व्यपवर्तन है ये, व्यपवर्तन। ठीक है, राजीव समोदा निस्दा व्यपवर्तन 30,000 हेक्टेयर इसका सिंचाई क्षमता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा सिंचाई क्षमता ही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये पूछने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। पहला याद रखना है अरपा भैंसा झार जो बिलासपुर जिले में ये परियोजना निर्मित की जा रही है, राजीव समोदा ये रायपुर जिले में ही है। ठीक है, 30,000 हेक्टेयर इसका टोटल क्षमता है। और अन्य परियोजनाएं, ठीक है, अन्य परियोजना में मिनी माता हसदो बांगो परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 420,580। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना, 420,580 हेक्टेयर इसमें जो है टोटल सिंचाई क्षमता है इसकी। यहाँ पर 1994 से बिजली उत्पादन भी की जा रही है। ठीक है, विद्युत उत्पादन कितनी की जा रही है, 120 मेगावाट की। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कई बार, तो 1994 से बिजली उत्पादन भी किया जा रहा है हसदो बांगो में। फिर है केलो परियोजना। केलो परियोजना 22,810 हेक्टेयर इसकी क्षमता है टोटल।
इसमें कई बार पूछा जाता है पेपर में कौन कौन से जिले इसमें लाभान्वित होते हैं, तो इसमें याद रखना रायगढ़ जिला लाभान्वित होता है, ठीक है, प्लस जांजगीर चांपा जिला लाभान्वित होता है, जांजगीर चांपा, ठीक है, 2 जिले इसमें लाभान्वित होते हैं केलो परियोजना में। 22,810 इसका सिंचाई क्षमता है, कई बार पेपर में आ चुका है, इसको याद रखना है। मिनी माता हसदो बांगो में याद रखना है सिंचाई क्षमता 420,580 हेक्टेयर। फिर देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको पहले भी बता चुका हूं मैं, 2015-16 से यह योजना संचालित है, ठीक है, 2015-16 से यह योजना संचालित है, ठीक है। प्रदेश की 3 योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ की 3 परियोजनाएं इसके अंतर्गत बनाई जा रही, निर्माण की जा रही है, और भारत की टोटल 99 परियोजनाएं हैं जो इसके अंतर्गत चलाई जा रही थी कि निर्मित की जा रही है। तो इसमें छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी परियोजनाएं इसके अंतर्गत शामिल है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, तो 3 परियोजनाएं हैं, उसको याद रखना, केलो, खारंग, मनियारी, ठीक है, केलो, खारंग, मनियारी। कौन कौन सी परियोजना? केलो, खारंग और मनियारी, ये 3 परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें कई बार पेपर में आ चुका है, व्यापम में 6 से 7 बार पेपर में पूछा जा चुका है। एक तो पूछा है कि कितनी परियोजना शामिल है, तो 3 परियोजना शामिल है। एक पूछा है कि कौन सी परियोजना इसमें शामिल नहीं है, तो 4 इसमें दे देता है ऑप्शन में, एक तो जो शामिल नहीं रहता उसको, तो इसमें 3 याद रखना, केलो परियोजना, खारंग परियोजना और मनियारी परियोजना। फिर इसमें याद रखना है, इसमें ये नहीं पूछा है कि इसकी क्षमता कितनी है, तो केलो की क्षमता है 22,810, खारंग की क्षमता है 8,300 और मनियारी की क्षमता है 11,515 हेक्टेयर, ठीक है। इतने हेक्टेयर में इन लोग सिंचाई क्षमता सृजित करेंगे। 28,000 माफ कीजिएगा 22,810 केलो की है, 83,000 जो है खारंग, 8,300 खारंग की है और मनियारी की है 11,515 हेक्टेयर, इसको याद में रखना है। और ये कैड WM, ठीक है, CAD WM कार्य प्रस्तावित है क्या ये एक वाटर मैनेजमेंट एक स्कीम है, ठीक है, जिसके तहत जो भी हमारे यहाँ जल संसाधन उपलब्ध है उसका इष्टतम दोहन करना है, ठीक है, उसका ऑप्टिमम यूज करना है, ठीक है, वो इसके तहत संचालित है। इसका फुल फॉर्म होता है कैड WM का कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, ये इसके तहत ये कार्य प्रस्तावित है, तो तीनों में याद रखना। फिर है सूक्ष्म सिंचाई एवं सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना, ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई और सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना, ये एनीकट निर्माण के लिए कुछ योजनाएं प्रस्तावित है इसके अंतर्गत, वो देख लेते हैं कितनी परियोजनाएं संचालित है इसके अंतर्गत प्रस्तावित है। तो इसमें सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 16 परियोजनाएं प्रस्तावित है, ठीक है, और सोलर सूक्ष्म सिंचाई के तहत 19 परियोजनाएं भी प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है, व्यापम में इसको पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, कि सूक्ष्म सिंचाई एवं सोलर सूक्ष्म सिंचाई के तहत वर्तमान में कितनी परियोजनाएं अनुमोदित की गई है या स्वीकृत की गई है, स्वीकृति प्रदान की गई है। तो याद में रखना टोटल जो है इसके अंतर्गत 35 परियोजनाएं हैं छत्तीसगढ़ में जो स्वीकृत की गई है, जिसमें से 16 परियोजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत बनाई जानी है और सौर सोलर सूक्ष्म सिंचाई के तहत 19 परियोजनाएं निर्मित की जानी है, ठीक है, ये प्रस्तावित है, टोटल है 35, इसको याद रखना टोटल को भी। फिर है भारत में कितनी है, तो भारत में 132 परियोजनाओं को चुना गया है इसके लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में टोटल 35 मैंने बताया अभी, 16 और 19, इसके तहत 10,957 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी, ठीक है, कितनी 10,957 हेक्टेयर जो सिंचाई क्षमता है वो सृजित होगी, ये आपको याद में रखना है, पूछा जा सकता है। फिर है सिद्ध बाबा जलाशय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल पूछेगा व्यापम में वनडे एग्जाम में अभी, ठीक है, क्योंकि इसको इसी साल दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, इसके पहले नहीं दिया गया था। तो ये प्रस्तावित है ये सिंचाई परियोजना सिद्ध बाबा जलाशय। सिद्ध बाबा जलाशय इसमें कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एक तो ये पूछा जा सकता है कहाँ है, ठीक है, और किस नदी पर प्रस्तावित है, ठीक है। तो सिद्ध बाबा जलाशय जो है छुई खदान जिले में है, आपको पता होगा छुई खदान नया जिला बन गया, छुई खदान गंडई खैरागढ़, ठीक है। तो छुई खदान जो है नया जिला बन चुका है, तो छुई खदान के उड़तुली नामक गांव में सिद्ध बाबा जलाशय का निर्माण प्रस्तावित है, और ये कौन सी नदी पर है, तो लमती नदी पर है, ये याद रखना,
कौन सी नदी पर है? लमती नदी पर। लमती नदी पर सिद्ध बाबा जलाशय, ठीक है, सिद्ध बाबा जलाशय लमती, ठीक है। लमती पता है ना, लमती लमा के बैठ जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हाथ पैर लमा के बैठ जाना। तो याद रख लेना, सिद्ध बाबा जो है लमा के बैठ गए हैं हाथ पैर को, तो लमती वहां से याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। लमती नदी पर प्रस्तावित है। फिर सिवरी नारायण बैराज और साराडी बैराज। सिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा में है और साराडी बैराज जो है शक्ति में है। पहले ये हम लोग पढ़ते थे साराडी बैराज को जांजगीर चांपा में, लेकिन शक्ति नए जिला बनने के कारण ये अब साराडी बैराज शक्ति जिले में आ जाएगा। तो ये आप कुछ चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पशुधन के बारे में। पशुधन में हम लोग पढ़ेंगे पशु संगणना को मुख्य रूप से, ठीक है। तो पशु संगणना 2019 को इसमें हम लोग टारगेट करने वाले हैं, जो 20वीं पशु संगणना थी। 21वीं होने वाली थी लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाई, तो 20वीं पशु संगणना 2019 में हुई है। उसके अनुसार से छत्तीसगढ़ में कितने पशुधन है? तो 1.59 करोड़, 1.59 करोड़ टोटल हमारे यहाँ पशुधन है, मतलब पशुओं की संख्या है उतनी, ठीक है। वो भेड़ बकरी गाय कुछ भी हो सकता है, इतनी पशु है टोटल। कुक्कुट एवं बत्तख कितने हैं? तो 1.87 करोड़, इसमें पक्षी समूह भी आ जाता है। 1.87 करोड़ हमारे यहाँ कुक्कुट एवं बत्तख है। बकरे बकरियां कितनी है? तो 40 लाख है, ठीक है। सूकर कितने अपने यहाँ? तो 5.27 लाख सूकर है टोटल। गौवंशी और भैंसवंशी, तो गौवंशी जिसमें प्रजनन योग्य है वो है 32.99 लाख और भैंसवंशी है प्रजनन योग्य 36.61 लाख। यही डेटा है ये, जिसको आप लोग को याद रखना है। पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, कहीं पे कोट करने का आ सकता है जरूर वो। फिर है जीएसडीपी में पशुधन की भागीदारी कितनी है? ये पूछा जाता है हमेशा पेपर में। देखो कुछ चीजें हैं जो आप लोग को हमेशा याद रखनी है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में एक तो फसल क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर के हर जो पार्ट आते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका पशुधन आता है, फसल आता है, मत्स्य पालन आता है, वानिकी आता है और खनन आता है। 5 चीजें हैं, पांचों की आपको भागीदारी याद रखनी है, वृद्धि दर याद रखनी है, ठीक है। इसको पूछने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। पशुधन को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि जो वर्तमान सरकार है अभी, नरवा गरवा गुरुआ बारी, तो जिसमें गरवा आ रहा है ना, वो गरवा टर्म पशुधन की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही है सरकार द्वारा, ठीक है। पशुधन को प्रोत्साहित करने के लिए उसमें गरवा टर्म भी जोड़ा गया है, ठीक। गरवा मतलब पशु, गाय बैल भैंस, ठीक है। तो पशुधन की भागीदारी कितनी है? 1.65% है हमारे जीएसडीपी में भागीदारी। कितनी वृद्धि दर है उसकी वर्तमान में? तो 4.58% वृद्धि दर है, ठीक है। 4.58% वृद्धि दर है ये वर्तमान में, 2022-23 के डेटा है ये, 2022-23 का डेटा, ठीक है। इसको हमने राज्य आय में पढ़ा है कि कृषि क्षेत्र में पशुधन से कितना, पशुधन की कितनी भागीदारी जीएसडीपी में, इसके अलावा मत्स्य पालन वानिकी, ये सबको हमने राज्य आय में पढ़ लिया है, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग प्रजनन क्षेत्र। पशु प्रजनन क्षेत्र हमारे यहाँ है, जो बकरी और सूकर के लिए बनाए गए हैं अलग अलग। तो बकरी के लिए जो प्रजनन क्षेत्र है वो है सरोरा में, जो रायपुर के अंतर्गत है, रामपुर में, जो ठाठापुर कवर्धा के अंतर्गत आता है। तो 2 है सरोरा और रामपुर बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, और 3 है आपके सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र। सूकर के लिए सकालो, परचनपाल और कुनकुरी। कुनकुरी जो है प्रस्तावित है अभी, ठीक है, बाकी दोनों जो है निर्मित है। सकालो और परचनपाल, सकालो अंबिकापुर में और परचनपाल जो है जगदलपुर में है सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र। याद रखना ये जो है प्रस्तावित है कुनकुरी वाला, ठीक है, जो जसपुर में है। इसके अलावा राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय कितने हैं? तो राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय अपने यहाँ एक ही है राज्य में, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान कितने हैं? तो टोटल 22 कृत्रिम गर्भाधान है। और ग्रामोत्थान योजना कब से संचालित है? तो 2006-07 से संचालित है। ग्रामोत्थान योजना एक्चुअल में सांड दिया जाता है, ठीक है। वो एक्चुअल में नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, जिसमें जो ग्राम पंचायत रहता है उसमें एक सांड उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो ये योजना पूछा जाएगा आप लोगों को, 2006-07 से संचालित है, ठीक है, ग्रामोत्थान योजना। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण, इसकी स्थापना कब हुई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना हुई है जून 2001 में। कब हुई है? जून 2001 में। इसको याद में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पेपर में पूछा जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, एस्कॉर्ट परियोजना क्या है? ठीक है, एस्कॉर्ट परियोजना केंद्र प्रवर्तित परियोजना है जो पशु रोग नियंत्रण से संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र प्रवर्तित है, जो पशु रोग नियंत्रण परियोजना है।
पशुओं को जो रोग होता है उसके नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार विभिन्न कार्यक्रम चलाती है, जिसमें विभिन्न टीकाकरण आता है, दवाइयों का वितरण आता है, नियमित देखभाल आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है एस्कॉर्ट परियोजना के तहत की जाती है। केंद्र प्रवर्तित है ये योजना, और क्या किया जाता है इसमें, पशु रोग नियंत्रण की एक परियोजना है। इसमें बस पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो एस्कॉर्ट परियोजना पशु रोग नियंत्रण से संबंधित परियोजना है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM, ठीक है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, यह केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसका जो स्टार्टिंग है वो हुआ है 2014-15 में। ठीक है, याद रखना 2014-15 में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना का शुभारंभ हुआ था। फिर है याद रखना एकीकृत न्यायदर्शन सर्वेक्षण के हिसाब से ये 2021-22 का एक डेटा आया है, न्यायदर्श सर्वेक्षण। ठीक है, एक रिपोर्ट जारी करता है, एक संस्था है ये, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें, एक संस्था है, बस याद रख लेना। तो इसके हिसाब से हमारे यहाँ दूध की उपलब्धता कितनी है, अंडा कितना, वार्षिक कितने अंडे चाहिए होते हैं एक व्यक्ति को, मांस कितना चाहिए होता है, वो डेटा सब दिया गया है। तो इसमें दूध की उपलब्धता देखें तो 171 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। मतलब एक व्यक्ति के पास छत्तीसगढ़ में वर्तमान में एक व्यक्ति को एक दिन में 171 ग्राम दूध मिलता है। ठीक है, इस रिपोर्ट के मुताबिक। अंडा तो एक व्यक्ति जो है एक वर्ष में 69 अंडे खा लेता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक वर्ष में 69 अंडे उसको प्राप्त होते मिलते हैं। फिर मांस की उपलब्धता अगर देखें तो मांस की उपलब्धता है 1.71 किलोग्राम प्रति व्यक्ति वार्षिक, मतलब एक वर्ष में 1.710 किलोग्राम व्यक्ति को मांस उपलब्ध हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो ये डेटा ये बता रहा है। फिर डेयरी उद्यमिता विकास योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना एक्चुअल में गाय उपलब्ध कराने की योजना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत दो दुधारू पशुओं की इकाई लागत राशि 1.40 लाख की होती है। ठीक है, इकाई लागत राशि मतलब एक दुधारू गाय की कीमत है 1.40 लाख। वैसे ही दो दुधारू गाय जिसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 2.80 लाख हो जाएगी। उसमें जो है केंद्र सरकार इतने कीमत में केंद्र सरकार कितनी अनुदान देती है, ये इस योजना का मुख्य बिंदु है। तो सामान्य प्रवर्ग के लिए 50% का अनुदान और ST/SC प्रवर्ग के लिए 66.66%। इसमें बोला क्या जा रहा है, अगर दो दुधारू गाय लेंगे आप 2.80 लाख रुपए का, तो 50% अर्थात उसमें आपको कीमत, अपनी कीमत कितनी लगानी पड़ेगी, 1.40 लाख रुपए ही लगाना पड़ेगा। 50% जो उसकी राशि है वो राज्य सरकार वहन करेगी या केंद्र सरकार वहन करेगी। ठीक है, और ST/SC प्रवर्ग के लिए 66%। ठीक है, 66% अनुदान दिया जाएगा, मतलब 66% राशि सरकार वहन करेगी और बाकी की जो राशियां हैं जिसमें लगभग कितना आ जाएगा, 33% जो राशि है वो हितग्राही को देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मत्स्य विकास। मत्स्य विकास इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि GSDP में मत्स्य क्षेत्र की भागीदारी कितनी है। तो GSDP मत्स्य क्षेत्र की भागीदारी है 2.17%। कितनी भागीदारी है, 2.17% मत्स्य क्षेत्र की भागीदारी। वृद्धि दर अगर बात करें तो वृद्धि दर है 7.09% की। ठीक है, मत्स्य को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है राज्य में, तो इसका ग्रोथ रेट भी आपको, वृद्धि दर भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। 7% के आसपास वृद्धि दर है इसकी और 2.17% इसका भागीदारी है GSDP में। फिर देखते हैं हमारे यहाँ टोटल कुल जल क्षेत्र कितने हैं। तो टोटल जो जल क्षेत्र है वो है 1.999 लाख हेक्टेयर हमारे यहाँ जल क्षेत्रफल है। ठीक है, जल का टोटल क्षेत्रफल है। ठीक है, अब उसमें मत्स्य पालन कितने क्षेत्र में किया जाता है, 1.999 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कितने क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जाता है, तो 1.96 लाख हेक्टेयर में मत्स्य पालन किया जाता है। और अगर इसको प्रतिशत में निकालें तो 98.09% ये निकलता है। ठीक है, टोटल जितनी भूमि में हमें जल उपलब्ध है उसमें से 98% जो एरिया है उसमें हम लोग मत्स्य पालन करते हैं। ठीक है, तो इतना अच्छा खासा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये याद रखना है इसको। फिर मछुआ सहकारी समिति। ठीक है, जैसे कृषि सहकारी समिति होती है, प्राथमिक कृषि साख समितियां होती है, वैसे ही मछुआ सहकारी समिति भी है छत्तीसगढ़ में। तो टोटल 1674 मछुआ सहकारी समिति है जिसमें 56,342 उसके सदस्य हैं। ठीक है, कितनी सहकारी समिति है, 1674 और उसके सदस्य कितने हैं, 56,342 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है
2020-21 से। ठीक है, 2020-21 से शुरू की गई है और इसका क्रियान्वयन 5 वर्ष के लिए किया जा रहा है। 2020-21 से लेकर इस योजना का जो क्रियान्वयन है 2024-25 तक किया जाएगा। टोटल 5 वर्षों के लिए है इसका क्रियान्वयन, तो याद रखना इसमें। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र, ठीक है, को प्रोत्साहित करने के लिए, मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, मत्स्य से संबंधित जो लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकार द्वारा 2020-21 से संचालित की गई है। इसका जो क्रियान्वयन वर्ष है कब से कब तक चलेगा? 5 वर्षों के लिए है। 2020-21 में शुरू हुई है योजना, 2024-25 तक के लिए योजना लाई गई है। ठीक है, इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुदान है, जो अंशदान है, वो रहेगा 60 और 40 का। ठीक है, 60% जो राशि है वो केंद्र सरकार लगाएगी और 40% राशि इसमें राज्य सरकार लगाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भूमि उपयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं हम लोग भूमि उपयोग को। इसमें क्या क्या पढ़ना है? देखो, इकोनॉमिक सर्वे में आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो भूमि उपयोग भूमि उपयोग में तो वैसे आपको पूरे डेटा दिख जाएगी, इसमें पड़ती भूमि कितनी है, कितनी भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है, ठीक है, कितनी भूमि वृक्षारोपण है, कितनी भूमि में वनों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, वो सब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो काम की चीजें हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, इसमें हम लोग 3 चीजों को पढ़ेंगे मुख्य रूप से। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, निरा बोया गया क्षेत्रफल और सकल बोया क्षेत्रफल। अभी होता क्या है शुद्ध बोया गया, निरा बोया गया? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल ऐसा बोया गया क्षेत्रफल है, या इसी को बोलते हैं निरा बोया गया क्षेत्रफल। ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम लोग एक ही बार फसल लेते हैं। ठीक है, एक ही बार फसल लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जहां पर केवल खरीफ फसल लिया जाता है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? जहां पर केवल एक फसल लेते हैं वो है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, जिसकी जो एरिया है वो है 46.3 लाख हेक्टेयर। 46.3 लाख हेक्टेयर वो है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। मतलब 46 लाख हेक्टेयर में हम लोग केवल एक फसल की बुआई करते हैं। दूसरा है एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल जिसमें हम लोग दूसरी फसल लगाते हैं, जैसे रबी लगा रहे हैं, खरीफ भी लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों फसल ले रहे हैं, जायद भी लगा रहे हैं। तो ये जो है वो 10.72 लाख हेक्टेयर है, ऐसा क्षेत्रफल है वो। ठीक है, कितना? 10.72 लाख हेक्टेयर जो है एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल है, और सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 57 लाख हेक्टेयर सकल बोया गया क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसको याद रखना, 57.03 लाख हेक्टेयर ये सकल बोया गया क्षेत्रफल है। अब देखते हैं इसमें ये पूछा जाएगा कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में जो है कौन से जिले में सबसे ज्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, सबसे कम शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल किस जिले में है, या फिर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल में सबसे किस जिले में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, या किस जिले में सकल बोया गया क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है या सबसे कम है। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो इसमें 3 जिले हमें याद रखने हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल की अगर बात करता है, अगर पूछता है, तो इसमें याद रखना राजनांदगांव में सबसे ज्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। शुद्ध बोया गया ही नहीं, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल भी पूछे, या फिर आपको पूछे सकल बोया गया क्षेत्रफल, तो याद रखना राजनांदगांव जिले में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। ठीक है, टॉप में हमेशा राजनांदगांव है, तो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो एक से अधिक बार पूछे, चाहे सकल पूछे, चाहे शुद्ध पूछे, सभी में राजनांदगांव टॉप पे है। उसके बाद दूसरे में शुद्ध बोया गया में महासमुंद आ जाएगा, और तीसरे में जांजगीर चांपा। ठीक है, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल, तो एक से अधिक बार में दूसरे में बेमेतरा है। बेमेतरा में दूसरी फसल बहुत अधिक मात्रा में ली जाती है, इसलिए जो है आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगी, और तीसरे नंबर पे कबीरधाम है एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल में। सकल बोया गया क्षेत्रफल देखिए तो राजनांदगांव, बेमेतरा और कबीरधाम, तो एक से अधिक बार जो क्षेत्रफल वाला जो सीक्वेंस था वही सीक्वेंस आपको सकल बोया गया क्षेत्रफल में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं न्यूनतम। न्यूनतम में केवल एक जिला याद रखना, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में नारायणपुर में सबसे कम एरिया है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल बोले सबसे कम किस जिले की है, सबसे कम क्षेत्रफल, तो वो है बीजापुर की। और सकल बोया गया क्षेत्रफल में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले की है, तो नारायणपुर की है। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, बीजापुर एक से अधिक बार है और दोनों में नारायणपुर है, याद रख लेना आप।
तो यहां से ये क्वेश्चन फ्रेम होगा। फिर देखते हैं हम लोग वन क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल। ठीक है ये आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से है। आपको जो IFSR आता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, उसके हिसाब से ये डेटा अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डेटा है आर्थिक सर्वेक्षण की, ठीक है, जिसमें क्षेत्रफल के हिसाब से आंकड़े दिए हुए हैं, उसके हिसाब से अगर पूछता है, ठीक है, कौन कौन सा जिला, किस जिले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है, किस जिले में सबसे कम क्षेत्रफल है, तो ये डेटा हमें लेना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल अगर देखें तो बीजापुर में है 3,10,000 हेक्टेयर के आसपास, कोरबा में है 1,88,000 हेक्टेयर के आसपास, कोंडागांव में 1,82,000 हेक्टेयर के आसपास यहाँ पे वन क्षेत्र है। तो बीजापुर सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कोरबा और तीसरे नंबर पर कोंडागांव। ठीक है, क्या याद रखेंगे? बीजापुर, कोरबा और कोंडा। इसको ऐसे याद रख सकते हो, बी को। ठीक है, दूसरा है कोरबा और तीसरा कोंडागांव। कोरबा में भी फॉरेस्ट एरिया अच्छा खासा और कोंडागांव में भी है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग न्यूनतम है दुर्ग और बेमेतरा। दुर्ग और बेमेतरा में 0 हेक्टेयर क्षेत्रफल, मतलब एक भी हेक्टेयर क्षेत्रफल फॉरेस्ट का नहीं है। ठीक है, दुर्ग और बेमेतरा में जो वन क्षेत्रफल है वो 0 है। तो याद रख लेना, दुबे के पास कोई फॉरेस्ट नहीं है, दुबे के पास कोई फॉरेस्ट नहीं, याद रखना, दुर्ग और बेमेतरा। ठीक है, बी को किसका कूट हो जाएगा? वन क्षेत्रफल अधिकतम वाले का, और दुबे जो है फॉरेस्ट का हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग सिंचित क्षेत्रफल। तो सिंचित क्षेत्रफल अधिकतम में याद रखना है, सिंचित क्षेत्रफल अर्थात किस जिले में सिंचाई की मात्रा कितने प्रतिशत है, या सबसे ज्यादा सिंचाई किस जिले में है, या सबसे कम सिंचाई किस जिले में। तो सबसे ज्यादा या फिर सर्वाधिक सिंचित जिला पूछा जाएगा तो याद रखना जांजगीर चांपा सर्वाधिक सिंचित जिला है, 84% जो है सिंचाई क्षमता वहां पे उपलब्ध है। रायपुर जिला दूसरे नंबर पे है सिंचाई के मामले में, सिंचाई क्षमता के मामले में 80% वहां पे सिंचाई क्षमता उपलब्ध है। धमतरी देखिए तो 74% है। तो सबसे पहला जांजगीर चांपा, रायपुर और धमतरी। ठीक है, और उसके बाद है दुर्ग। तो इसका अगर हम लोग कूट बनाए तो जारा धदू इसका कूट बन सकता है। ठीक है, जांजगीर चांपा, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर चांपा, रायपुर, धमतरी, दुर्ग। ठीक है, ये है सिंचाई क्षमता वाले, सर्वाधिक सिंचाई क्षमता वाले जिले, जांजगीर चांपा, रायपुर, धमतरी और दुर्ग, जारा धदू। फिर है न्यूनतम में याद रखना दंतेवाड़ा में 0% सिंचाई क्षमता है, मतलब दंतेवाड़ा में कोई सिंचाई क्षमता उपलब्ध नहीं, 0% है। सुकमा और नारायणपुर यहाँ पे 1% है। तो याद रख लेना दंतेवाड़ा में तो 0 है ही, और सूना जहां पे है ना, सूना में 1% है। ठीक है, सूना अर्थात सुकमा और नारायणपुर, सूना में 1% सिंचाई क्षमता उपलब्ध है। तो ये आप सिंचित क्षेत्रफल हो गया और वन क्षेत्रफल दोनों पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं अनाज। यहां से भी हमेशा एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, एकदम ज्यादा फेवरेट टॉपिक है ये लगता है, अनाज, दलहन और तिलहन। ठीक है, अनाज, दलहन और तिलहन, इसमें क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है वो समझते हैं। इसमें क्वेश्चन फ्रेम होगा, निम्नलिखित अनाजों को उनके क्षेत्रफल के हिसाब से क्रमवार जमाइए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। 2 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होंगे। एक क्वेश्चन होगा निम्नलिखित अनाजों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रमवार जमाइए, ये क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा? दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होगा निम्नलिखित अनाजों को उसके उत्पादन के क्रमानुसार जमाइए। ये 2 क्वेश्चन फ्रेम हो गए यहां से सबसे ज्यादा। या फिर पूछ सकता है कि निम्नलिखित अनाजों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अनाज है छत्तीसगढ़ का वो कौन सा है, ये सबसे ज्यादा उत्पादन किस अनाज का होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस अनाज के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों में बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखें अनाजों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है धान का, ऑब्वियस सी बात है, धान का क्षेत्रफल ज्यादा है, धान का उत्पादन भी ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है पर यहाँ पे हो रहा है।
धान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ में जो है लघु एवं सीमांत कृषक कितने 82% है, उन लोग ज्यादातर खेती में धान का उत्पादन ही करते हैं। तो धान का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है। दूसरा में गेहूं, ठीक है, गेहूं जो कि एक रबी फसल है, तो दूसरा में गेहूं, तीसरा में आ जाता है मक्के का उत्पादन करते हैं, चौथा कोदो कुटकी का, पांचवा छोटे अनाज का, छठवां ज्वार और जौ का। अगर सीक्वेंस पूछा जाता है क्षेत्रफल में तो वो क्या याद रखेंगे, धान, उसके बाद आता है गेहूं, फिर मक्का, फिर आता है कोदो कुटकी, फिर आता है छोटे अनाज, फिर ज्वार और जौ। ये इसका सीक्वेंस बन जाएगा, इसी सीक्वेंस में आपको एग्जाम में याद में रखना है, ठीक है। धान, गेहूं, मक्का, कोदो कुटकी, छोटे अनाज, ज्वार और जौ, ठीक है, ये इसका सीक्वेंस हो गया। अगर इसी उत्पादन में पूछेगा तो सबसे ज्यादा उत्पादन अनाज में धान का होता है। किसका होता है, धान का होता है सबसे ज्यादा उत्पादन, ठीक है। दूसरा मक्का का उत्पादन होता है, तीसरे नंबर पर गेहूं का उत्पादन होता है। ध्यान में रखना, गेहूं का क्षेत्रफल दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे उत्पादन तीसरे नंबर पे है। मक्का का उत्पादन दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हो रहा है। फिर कोदो कुटकी सेम पोजीशन पे है, छोटे अनाज सेम पोजीशन पे है, और यहाँ पे ज्वार और जौ जो है दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। तो मक्का और गेहूं को इंटरचेंज कर देना और ज्वार और जौ को इंटरचेंज कर देना, बाकी सेम सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा धान, फिर मक्का, या फिर ऐसा पूछे धान के बाद छत्तीसगढ़ में किस अनाज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो धान के बाद मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर पूछे कि धान के बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा अनाज बोया जाता है, तो गेहूं बोया जाता है, ठीक है। तो याद रखना इसको, धान, मक्का, गेहूं, ठीक है। फिर आ जाएगा कोदो कुटकी, छोटे अनाज, ठीक है। फिर आ जाएगा जौ और लास्ट में आ जाएगा ज्वार, ठीक है। ये उत्पादन के हिसाब से क्रम है और ये है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से। तो दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल याद रख लेना, उत्पादन अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद होगा मैं बता रहा हूं, धान, गेहूं, मक्का, ठीक है, कोदो कुटकी, छोटे अनाज, ज्वार और जौ, ठीक है। उत्पादन की अगर बात करेंगे तो गेहूं और मक्का को इंटरचेंज कर देना और इधर ज्वार और जौ को इंटरचेंज कर देना, बाकी सेम सीक्वेंस है। कोदो कुट की जगह पे, अनाज की जगह पे, धान की जगह पे। तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। फिर दलहन का देखते हैं। दलहन भी सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से जमाने के लिए और उत्पादन के हिसाब से जमाने के लिए। ये उत्पादन है और स्टार्टिंग वाला क्षेत्रफल है। खैर यहाँ पे दोनों सेम है, आपको कुछ नहीं करना है। चना, लाख, उड़द, तुअर, कुल्थी और मूंग, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे या फिर उत्पादन के हिसाब से पूछे दलहन को, दोनों में सेम सीक्वेंस आना है, ठीक है। तो एक ही आप लोग याद रख लेना इसको। अगर मैं कूट बोलूं तो इसका कूट है चला, उड़, तू, कु, मु, ठीक है। चना अगर पूछेगा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में दलहन, कौन सा दलहन फसल बोया जाता है, तो चना का बोया जाता है। या सबसे ज्यादा किस दलहन फसल का उत्पादन होता है, तो चने का उत्पादन। तो चना आपको याद रखना है। तो चला में चना, लाख, उड़द, तुअर, कुल्थी, मूंग, ठीक है। चला उड़तू कुमू, ये इसका कूट है, इसको याद रख लेना। चना, लाख, उड़द, तुअर, कुल्थी और मूंग। तो ये उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी, दोनों में सेम सीक्वेंस है, इसमें याद रखना बहुत कठिन नहीं है। फिर देखते हैं हम लोग तिलहन फसल। तो तिलहन में इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है आंकड़ा, ठीक है। वो क्या है वो मैं बताता हूं। क्षेत्रफल के हिसाब से और उत्पादन के हिसाब से अपने यहाँ जो है सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था और क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा हुआ करता था पहले, ठीक है। लेकिन ये डेटा अब चेंज हो गया इस बार। क्षेत्रफल में देखेंगे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इस बार सरसों का है, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सरसों बोया गया है तिलहन फसल में। फिर सोयाबीन, राम तिल, मूंगफली, तिल और अलसी, ठीक है। उत्पादन में देखेंगे सबसे ज्यादा उत्पादन किस तिलहन फसल का हुआ है, तो मूंगफली का हुआ है। इसके क्रम को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ध्यान में रखना, उत्पादन अगर देता है तो उत्पादन के हिसाब से सीक्वेंस पे रखना है,
अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल के हिसाब से सीक्वेंस में रखना है, गलती नहीं करना है वहां पे। उत्पादन अगर पूछेगा तो उत्पादन में याद रखना मूंगफली सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तिलहन फसल में, और अगर क्षेत्रफल में पूछेगा तो सरसों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। सॉरी। दूसरे नंबर पे सोयाबीन है, यहाँ पे भी सोयाबीन है उत्पादन पे। तीसरे में राम तिल का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, लेकिन सरसों का क्षेत्रफल उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। फिर है तिल, फिर है राम तिल और अलसी। ठीक है, तो दोनों का बहुत डिफरेंट है, दोनों को आपको अलग अलग याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा आप ट्रिक नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, अलसी जो है सबसे लास्ट में है, तो अलसी को याद रख सकते हो। अलसी आलसी है, इसलिए उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों कम है। ठीक है, आलसी जो है सबसे लास्ट में है, अलसी को आलसी करके याद रख सकते हो। सरसों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हो, ये इसी क्रम में याद रखना है आपको। फिर है प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन, ये कभी कभी पूछ देता है, धान का पूछा गया है एक बार, तो देख लेते हैं हम लोग। धान का अगर पूछा जाएगा तो इस वर्ष है 3045 किलोग्राम हेक्टेयर। ठीक है, किलोग्राम हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में 3045 किलोग्राम धान का उत्पादन होता है। ठीक है, 3045 किलोग्राम। और अधिकतम पूछेगा, अधिकतम औसत उत्पादन धान का किस वर्ष रहा है, तो अधिकतम औसत उत्पादन रहा है 2020-21 में। ठीक है, सबसे ज्यादा धान का उत्पादन जो हुआ था, औसतन उत्पादन 2020-21 में हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं गेहूं का 1272 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ज्वार का 834 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मक्का का 3247 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 3257 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चना का है 782, सोयाबीन का 729 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कपास का 333 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और गन्ना का 5316 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इन सभी में पूछे सबसे ज्यादा औसत उत्पादन किसका हुआ होता है, तो गन्ने का होता है 5316 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, एक हेक्टेयर में 5316 किलोग्राम गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, इसको सीक्वेंस में जमा कर भी याद रख सकते हो। इस प्रकार से कृषि एवं संबद्ध सेवाएं वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी डेटा हम लोग पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक करके आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, आपका देखो व्यापम हो गया, सीजीपीएससी हो गया। ठीक है, व्यापम में बहुत सारे एग्जाम आएंगे, अभी एडीओ का एग्जाम होगा। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम हो, ठीक है, पटवारी का हो, ठीक है, आरआई का हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, वहां पे हर एग्जाम में आपको इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कृषि जो है सबका फेवरेट टॉपिक रहता है व्यापम में। ठीक है, पीएससी के कोई भी एग्जाम चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम हो गया और छत्तीसगढ़ सिलेबस में रहा। तो ठीक है, तो ये आने ही है। ठीक है, सभी एग्जाम में, तो कृषि एवं संबद्ध सेवाओं को छोड़ना नहीं आप लोगों को। 2 पार्ट में मैंने पढ़ाया है, पार्ट 1 जिसके पहले मैंने उद्यानिकी प्रक्षेत्र, कृषि विपणन और कृषि से संबद्ध सेवाओं को बताया था। इस पार्ट में हमने पढ़ा मत्स्य, पशुपालन, ठीक है, जल संसाधन, इसको अच्छे से पढ़ा और भूमि के उपयोग को पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा कृषि एवं संबद्ध सेवाएं खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो वानिकी पे रहेगा, फॉरेस्ट्री पे रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।